मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 2017 में इंडिया और इसराइल की तारीख में एक अहम तरीन मोड़ आता है। वो यूं के 70 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल का दौरा कर रहा होता है, और वो महान हस्ती कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खुद होते हैं। ये पहली बार इसराइल के दौरे पे जाते हैं और ये बहुत अहम तरीन विजिट बताया जाने लगा इंडियन मीडिया के अंदर कि ये तो भाई कोई इंडिया की हिस्ट्री की बहुत ही कोई पता नहीं क्या हिस्ट्री का धारा चेंज कर देने वाला विजिट है वगैरह वगैरह। लेकिन जो कुछ मोदी जी ने वहाँ पर हरकतें की हैं उस विजिट के अंदर इसराइल वाली, इससे लग यही रहा है कि ये इंडिया के लिए तो नहीं लेकिन बीजेपी के लिए अहम तरीन विजिट ज़रूर था। हुआ ये था कि उस विजिट के दौरान 2019 का जो इंडियन इलेक्शन था, 2017 में ये विजिट हुई थी और उस 2017 वाली विजिट के अंदर 2019 का जो इंडियन इलेक्शन होना था इसको चोरी करने की साजिश रची गई थी, इसको हाईजेक करने की साजिश रची गई थी। ये कैसे रची गई थी ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, इस पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इसराइल की हमेशा से ये शदीद ख्वाहिश रही थी कि इंडिया के ऊपर कांग्रेस की हुकूमत ना आने पाए, बीजेपी की ही सरकार वहाँ पर मौजूद हो। इसका एक तारीखी रीज़न है, इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न है। कांग्रेस में हिस्टोरिकली इसराइल के ख़िलाफ़ जज्बात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गांधी साहब जो थे, इनकी आप स्ट्रगल देखें तो ये इसराइल के बनने के ही ख़िलाफ़ थे गांधी साहब, और उनकी मुकम्मल हमदर्दियाँ दरअसल अरबों वाले ब्लॉक के साथ थी। अरब वर्ल्ड के साथ वो ज़्यादा झुकाव उनका रहा सारी उम्र। और आपको ये सुनकर भी ताजुब होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। कई उनका बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं आज भी। मिसाल के तौर पर 1938 में गांधी जी ने लिखा था अपनी एक तहरीर में कि फ़लस्तीन सिर्फ़ और सिर्फ अरबों का है। कितना कैटेगोरिकली और ओपनली उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ अरबों का है। और उन्होंने ये लिखा था कि ये गैर इंसानी और नाजायज़ी वाली बात है कि यहूदियों को अरबों के ऊपर ला के थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पे। ये गांधी साहब के लफ्ज़ हैं। साउथ अफ्रीका में जब गांधी साहब रहते थे तब से लेकर वो कॉलोनियल फोर्सेस के ख़िलाफ़ थे। इसराइल के बनने से 2 साल पहले भी उन्होंने लिखा था कि यहूदी आखिर अरब मुल्कों में आके ख़ुद को क्यों फंसा रहे हैं, जहां उनको कोई पसंद भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अमरीकी और बरतानवी पैसे और हथियारों के बलबूते पे वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। लेकिन जनाब, फिर तारीख का सितम देखें कि गांधी जी के कत्ल में जिस पार्टी आरएसएस का नाम आता है, इसकी सियासी विंग बीजेपी के 56 इंच के नेता साहब उसी इसराइल के प्रधानमंत्री को इंडिया में वेलकम करते हुए अहमदाबाद के करीब सबरामती दरिया के किनारे बने गांधी जी के आश्रम की सैर करवा रहा होता है। बुनियादी तौर पर यह गांधी जी की बेइज्जती करने के लिए 56 इंच वाले मोदी साहब ने यह हरकत की थी, क्योंकि जिस इसराइल के ख़िलाफ़ गांधी जी सारी उम्र स्ट्रगल करते रहे और जिन फ़लस्तीनियों के हक़ में सारी उम्र बात करते रहे, उसी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को लाकर समाधि के सामने वो मोदी साहब जो थे खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी जो कि गांधी साहब की मोदी जी ने की थी। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि इसराइल के लिए बीजेपी का पावर में होना कितना अहम है, क्योंकि जहां कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स जो थे ये अरबों के साथ रहे हैं, वहीं पे आरएसएस के फाउंडिंग फादर्स जो थे ये इसराइल के साथ रहे हैं, क्योंकि इनकी मुस्लिम दुश्मनी वाली जो एक लिंक है वो कॉमन रही है। तो आरएसएस ने हमेशा इसराइल को सपोर्ट किया हुआ है। आपको इंडिया के अंदर इसी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आते हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर जहां पर गांधी जी का एक बहुत बड़ा मुजस्मा लगा हुआ है, तो उसी मुजस्मे के सामने दीवार पर गांधी जी के शदीद मुखालिफ सावरकर साहब की फ़ोटो दीवार पर टंगी हुई है। अब असल में इंडिया का फादर ऑफ द नेशन कौन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इंडिया है जिसे हम रियल इंडिया कहते हैं, असल इंडिया जिसने अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी हासिल की थी। एक वो इंडिया है जो कि गांधी जी को अपना फादर ऑफ द नेशन मानती है, एक ये इंडिया है। तो दूसरी तरफ वो इंडिया भी है जो कि गांधी जी के कातिल नथुराम गोडसे को अपना हीरो मानती है। और इस वक्त इंडिया के अंदर इसी नथुराम गोडसे वाले माइंडसेट की जो नज़रियाती एक लोग हैं उनकी हुकूमत है। इंडिया के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए 2014 में और फिर 2019 के अंदर भी इसराइल ने खामोशी के साथ एक रोल प्ले किया है बीजेपी को जितवाने के लिए। Narendra, my friend, congratulations. What an enormous victory. I hope, Narendra, that we can see each other very soon as you form a government and as soon as we form a government. Well, thank you for your congratulations on my victory, but there's one difference. You don't need a coalition. I do.
ऑफ कोर्स इस सब में ट्रंप साहब की आशीर्वाद और मर्जी भी शामिल हाल रही, जिनकी इलेक्शन कैंपेन बाद में मोदी साहब खुद करते हुए नजर आए। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वाली जो प्रोग्राम थे मोदी साहब ने खुद किए थे, लेकिन प्रैक्टिकली इजराइल ने इस पे काम किया है। यानी आशीर्वाद वहाँ से मिला हुआ था वाशिंगटन से, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जो किया है प्लान को वो इजराइल ने खुद किया है। अब जो हैरानकुन डिटेल्स सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इजराइल ने बीजेपी की हेल्प की थी ये इलेक्शंस हाईजैक करने के लिए, और ये डिटेल्स इसलिए सामने आ रही हैं आलमी मीडिया में क्योंकि वाशिंगटन के अंदर बाबा चेंज हो गया है। मोदी जी के दोस्त ट्रंप रहे नहीं वहाँ पर, अब उधर नया बाबा आया हुआ है, और वो नया बाबा है सेक्युलर और लिबरल किस्म का बाबा। पहली फुर्सत में वाशिंगटन वाले बाबा ने एक्सट्रीमिस्ट नेतन्याहू को घर भिजवाया, और अब मोदी जी की कुंडली के दोष भी उन्हें खोल खोल कर बताए जा रहे हैं बाबा की जानिब से। एक के बाद एक आलमी स्कैंडल खुलते जा रहे हैं। पिछले प्रोग्रामों में हम आपको ये बात बता चुके हैं कि बीजेपी की जो इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम दुश्मनी वाली आइडियोलॉजी है ये वाशिंगटन में पसंद नहीं की जा रही। ये जो नया सेटअप आया हुआ है वो इसको पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए आपको एक के बाद एक स्कैंडल्स आलमी मीडिया में और आलमी सतह पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। आप देखें कि पहले ब्राज़ील के अंदर वैक्सीन में जो रिश्वतखोरी हुई इंडिया की जानिब से, ये जो ब्राज़ील के अंदर वैक्सीन भेजी गई थी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत, इस स्कैंडल को एक्सपोज किया गया। अभी ये स्कैंडल ख़त्म नहीं हुआ था कि राफेल की खरीदारी में जो अरबों रुपए के घपले हुए हैं ये स्कैंडल खुल के सामने आया, और इस पर फ्रांस के अंदर जज भी बैठा गया है, और वो जज अब बैठ के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो अलग से तलवार लटक रही है बीजेपी की जानिब से। 2 स्कैंडल खुले हैं, और अब ये जो तीसरा खुला है ना ये एक मैसिव ह्यूज किस्म का स्कैंडल है जो कि पिछले दोनों स्कैंडल से बहुत बड़ा है। विद इन फ्यू मंथ्स 3 स्कैंडल्स आलमी सतह पर खुल चुके हैं, और ये अभी जो स्कैंडल खोला है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ये मैसिव स्कैंडल है, और ये ग्लोबली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा करने जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया के टॉप के जो मीडिया आउटलेट्स हैं इनकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है कि मोदी सरकार ने कई सौ इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया के लोग जो कि बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए काम करते हैं, रियल मीडिया जिसे आप कह लें, वो मीडिया के लोग, इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर जो एक ईमानदार लोग हैं वो, इंडिया की अपोजिशन जमातों के लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इन सब के फ़ोन नंबर चेक किए गए। इन सब के फ़ोन के अंदर जो भी डेटा था, SMS, इनके व्हाट्सएप, इनके ईमेल, इनके वीडियोस, इनके पिक्चर्स, इनकी फ़ोन डायरी, जो कुछ भी था, इनकी लोकेशंस, सब तक रसाई हासिल की गई है। बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों की 2019 वाले इलेक्शंस के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी थी ये सब कुछ मालूम कर लिया गया था, और इसी बिना पे बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके इलेक्शन जीता, क्योंकि इनको पहले ही अपोजिशन पार्टी की स्ट्रेटजी का इल्म था कि उनके पास कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से लोग बीजेपी के साथ हैं, कौन कौन से उन पार्टीज़ के साथ हैं, कौन सा बंदा कितने में बिक सकता है, सब इनको मालूम था। और इसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए 2019 में इस्तेमाल करते हुए इतनी मैसिव लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की। इंडियन मीडिया के भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इसी तरह के काम किए गए, और द ब्लैंक पेज ऑफिशियल शायद उन पहले यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में से एक था जो कि आपको शुरू से यही बता रहा था कि राम मंदिर का फैसला इंडिया के एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब को झूठे सेक्सुअल हरासमेंट केस में फंसा के दबाव डलवा के उनसे ये फैसला लिया गया है। हम वो शुरुआती यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स में से एक से जो कि ये बात करते रहते थे, और जो लोग ये प्रोग्राम शुरू से देखते हैं उनको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि ये झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का केस था जो कि रंजन गोगोई पे बनाया ही इसीलिए गया था कि उनसे राम मंदिर का फैसला ले लिया जाए। और अब ये जो नई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है ना, इसमें हमारी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है, क्योंकि इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर उस औरत का नाम भी आ रहा है जिसने रंजन गोगोई पे सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। अब आप अंदाज़ा लगाएं। राम मंदिर का फैसला जो भी था ये इंडिया के लोगों पर है कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं, कि आया ये सही हुआ है या गलत, ये उन पे छोड़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ करना यूँ लाजिम है कि इस इशू पे एक ऐसी चीज़ है जिसको मीडिया ने डिस्कस नहीं किया हुआ इंडिया में, और वो ये है कि ये जो मौसूफ रंजन गोगोई साहब थे जिन्होंने ये मुतनाज़ा फैसला दिया था राम मंदिर का, उन पर उसी साल यानी 2019 में जब ये राम मंदिर का फैसला आया, उसी साल के शुरू में अपनी ऑफिस की ही एक औरत को छेड़ने का इल्ज़ाम लगता है। फिर कुछ यूँ होता है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, और फिर अचानक से ये केस ख़त्म हो जाता है। न जाने क्या होता है कि उनको क्लीन चिट मिल जाती है रातों रात, और फिर वो खातून भी लॉन्ग लीव पर चली जाती है, और ये मौसूफ उसके बाद जो भी फैसले देते हैं उनसे हैरत अंगेज़ तौर पर बीजेपी को ही फ़ायदा होता है।
इन्हीं फैसलों में से एक राम मंदिर का भी फैसला था और उसके कुछ ही अरसे बाद ये रिटायर हो जाते हैं और इनको राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया जाता है कुछ ही महीनों के बाद। अच्छा, ये जो स्कैंडल आया है ये इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर भी बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होने जा रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पुराना नंबर हैक करने की कोशिश हुई और ये तब कोशिश हुई थी जब अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब वो नंबर उनके यूज़ में था, उस नंबर को हैक किया गया। चीनी डिप्लोमेट्स के नंबर हैक हुए, चीन के जो डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर है उनके नंबर हैक हुए, अहम तरीन अमरीकी शहरियों के नंबर हैक हुए जो कि आला पोस्टों पे मौजूद थे, अमरीकी शहरी, इनके नंबर हैक किए गए और ये सब बीजेपी सरकार की मर्जी और मंशा से किया गया। द गार्डियन लिख रहा है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज असल में इंडिया के अंदर नंबर सेलेक्ट करती थी कि किस किस का नंबर सर्विलेंस पे रखना है। इसका मतलब ये है कि रॉ समेत इंडिया की सारी जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी, ये बीजेपी की जासूसी वाली टोली बन चुके हैं और इंडिया से ज़्यादा ये बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं और इनके ऊपर बीजेपी का मुकम्मल कंट्रोल, माफिया की तरह एक मुकम्मल कंट्रोल आ चुका है और ये सब मिलकर बीजेपी की ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए इतने टाइम से खुद काम करते रहे हैं। अच्छा, ये जैसे कि हमने आपको बताया कि एक मैसिव स्कैंडल है, दुनिया के कई मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर तफ्तीश शुरू कर चुकी हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी हैं क्योंकि कई मुल्कों के अहम तरीन लोगों का नाम आ रहा है इसके अंदर जिन पर बीजेपी सरकार नज़र रखे हुए थे, जिनके फ़ोन पर नज़र रखे हुए थे। अब इन मुल्कों की एजेंसीज भी लगी हुई हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, तो बीजेपी के लिए काम ख़राब हो चुका है क्योंकि अब एक आलमी इशू बन चुका है ये और इससे इंडिया का नाम ख़राब हो रहा है और इसके ख़राब कंसिक्वेंसेस आना तो जाहिर सी बात तय है क्योंकि जिन जिन लोगों की सर्विलेंस की गई है वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बाहर इंडिया के इवन बहुत सारे दोस्त मुल्कों के अंदर भी जो अहम तरीन पोस्टों पे लोग हैं इनकी भी सर्विलेंस की गई है। ये सारी हैकिंग वगैरह इंडिया कैसे करता रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सब हुआ कैसे। हुआ कुछ यूँ है कि 2017 में जो मोदी साहब इजराइल गए थे वहाँ पर नेतन्याहू और मोदी जी ये सारी खिचड़ी पका रहे थे, समुद्र के किनारे टहलते टहलते। आपने जो फ़ोटोज़ देखी हुई हैं वहाँ पर यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि यार नेतन तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो 2019 के इलेक्शंस जीतने के लिए। तो नेतन कहता है नरेंद्र कोई बात नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें हैं हमारे मुल्क में बनती हैं, इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाई दरअसल जो इंडिया ने की है इजरायली मेलवेयर पेगासुस नाम की मदद से की गई है जो कि एक साइबर वेपन है असल में और इजराइल की NSO ग्रुप नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। ये काम कैसे करता है, पेगासस जिसे कहते हैं, ये काम कैसे करता है। पहले के जो जासूसी के स्पाईवेयर हुआ करते थे ये मिस कॉल या टेक्स्ट मैसेज वगैरह के मोहताज होते थे कि आप क्लिक करते हैं तो फिर वो इंस्टॉल हो जाते थे आपके फ़ोन के अंदर, या कोई पॉपअप आ जाता था स्क्रीन पर इसको बंद करने के लिए, अगर आप क्लिक करते थे तो ये इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन पेगासस ऐसा नहीं है, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, ना कोई मिस कॉल आती है ना कोई इसमें टेक्स्ट आता है, कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके फ़ोन के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। और फिर ये आपकी वीडियोस, आपके फ़ोटोज़ और आपकी ईमेल्स, आपका सारा डेटा, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपका व्हाट्सएप, यहाँ तक कि आपकी स्क्रीन पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपकी क्या लोकेशंस हैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप बैठे हुए होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल का कैमरा ऑन है और ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा और सारी आपकी जो चीज़ें होंगी इर्द गिर्द उसको रिकॉर्ड करके कहीं दूर किसी सर्वर में भेज रहा होगा और फिर ये खुद ही आपका माइक्रोफोन भी ऑन कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप जो भी बातें कर रहे होंगे कमरे में या किधर आप बैठे हुए होंगे, खुद ही ये इसको रिकॉर्ड करके और कहीं भेज रहा होगा दूर किसी सर्वर में। ये खासियत है इस सॉफ्टवेयर की। अच्छा, लोकेशन भी ये ट्रैक कर रहा होता है ना कि कौन किस वक्त कहाँ पर कौन सी लोकेशन पे मौजूद था, ये सब ट्रैक कर रहा होता है और इसको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाने के लिए कोई मसला नहीं है, आसानी के साथ जा सकता है। अच्छा, दिस इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी और भी लिस्ट आती जाएगी कि किस किस्म को बीजेपी ने निशाना बनाया है, कैसे कैसे इन्होंने लोगों को ख़रीदा है, किस तरह हकीकतों को दबाने के लिए काम होते रहे हैं इंडिया के अंदर। जय शाह नाम का एक लड़का है जो कि अमित शाह का बेटा है। जय शाह के एक करप्शन के स्कैंडल पर एक सहाफ़ी काम कर रही थी इंडिया की, इनके फ़ोन के भी डेटा हैक किए गए हैं। जय शाह को लगा दिया गया है क्रिकेट के ऊपर। अमित शाह ने, क्रिकेट में अरबों रुपए का सट्टा खेला जाता है इंडिया के अंदर, आपको मालूम है। आईपीएल की कई टीमें खुद बैन हो चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, शिल्पा शेट्टी की टीम थी वो भी बैन हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स, MS धोनी की टीम बैन हुई थी रिश्वतखोरी की वजह से। तो अरबों रुपए का पैसा है, इस पे लगा दिया हुआ है क्रिकेट पे जय शाह को अमित शाह ने। इनकी करप्शन की एक स्टोरी पे काम हो रहा था, उस सहाफ़ी को भी
इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था जिनकी सर्विलेंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अभी तो डेटा आना बाकी है ना, अभी तो बहुत कम डेटा आया हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर मजीद नाम सामने आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा तूफान अनलेश हो चुका है एक तरह से, और इंडिया का पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये एक्सपोज हो चुका है इस स्कैंडल से। राहुल गांधी का कहना है कि दिस इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। और खौफनाक बात यह है कि बीजेपी मुखालिफ जो भी जर्नलिस्ट थे जो कि सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, इन सबके फ़ोन्स को टारगेट करके इनको इसलिए सर्विलेंस पे रखा गया ताकि इनके सोर्सेज को ढूंढ के ठिकाने लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर परचुनजॉय गोहा नाम का एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। तुर्की का अखबार TRT वर्ल्ड इस हवाले से लिख रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस सहाफ़ी को बताया था कि भाईजान आपका फ़ोन मार्च, अप्रैल और मई में 2018 में 3 मरतबा आपका फ़ोन हैक हो चुका है। और अब वो सहाफ़ी परचुनजॉय गोहा कह रहे हैं कि इट हैज़ पुट माई सोर्सेज एट रिस्क, पीपल हु आर स्पीकिंग टू यू ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, इफ़ दे गेट कंप्रोमाइज्ड इट्स टेरेबल। ये भी इतलात हैं कि ना सिर्फ डेटा तक एक्सेस मिली है इजराइल के इस स्पाईवेयर की मदद से, बल्कि कोई एडिशनल डेटा भी आपके मोबाइल के अंदर इस स्पाईवेयर के ज़रिए डाला जा सकता है। और झूठे केसेस के अंदर आपको फंसाने के लिए कोई बाहर से कोई चीज़ आपके मोबाइल में डाली जा सकती है इस स्पाईवेयर की मदद से। और इसीलिए इंडिया के मशहूर स्टूडेंट लीडर हैं उमर खालिद साहब, इनका नाम भी आ रहा है कि बीजेपी ने इनकी भी जासूसी की हुई है। और इंडिया की जो जासूसी वाली टोली है रॉ, इन्होंने एक उमर खालिद के केस में भी बड़ा रोल प्ले किया हुआ है और ये इस केस के अंदर मुलविस रहे। तो अचानक से आलमी सतह पर आप देखेंगे एक और तीसरा बड़ा स्कैंडल बीजेपी सरकार के लिए सामने आ चुका है और उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं इस वक्त। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आलमी मीडिया में बन चुकी है। दुनिया भर में इस चीज़ पर बात हो रही है और इंडिया की जगहसाई हो रही है इस पर।